हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तोमर आर्ट स्टडी में। आज की आपकी सेकंड क्लास है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने इंट्रो डिस्कस किया था, यानी कि आपको मैंने सिलेबस बताया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपकी आज सेकंड क्लास है जिसमें हम प्रॉपर एक एक टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आदिकाल की चित्रकला। जिस टाइम से मानव की शुरुआत मानी जाती है वो आदिकाल का टाइम है। इसको आपने देखा है कि इसमें 30,000 ईसा पूर्व से लेकर इसको 50 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। आदिकाल की जो चित्रकला है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड आता है वैदिक काल और थर्ड आता है पूर्व बौद्ध काल। इसको 3 भागों में बांटा गया है आदिकाल की चित्रकला को। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल और पूर्व बौद्ध काल। इसके बाद पढ़ते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक इरा। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था उन्होंने सिर्फ चित्रों की शुरुआत उस टाइम तक नहीं करी थी, बस उस टाइम पे धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को विकसित रूप से प्रॉपर तैयार करा था। जैसे कि हम आप देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करी थी। मानव अतीत के उस भाग को प्रागैतिहासिक कहते हैं जब मानव का अस्तित्व तो था परंतु लेखन कला का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक शब्द जो है वो प्रागैतिहास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर युग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम के जो लोग हैं उनमें एक मेन चीज़ होती थी जो था पत्थर। वो पत्थर की गुफाएं जो होती हैं उनमें रहता था। वो मतलब रहने के लिए प्रॉपर एक प्राकृतिक रूप से निर्भर था। खाने के लिए वो जानवरों का शिकार कर कर उनको खाता था। रहने के लिए वो गुफाओं का यूज़ करता था। पहनने के लिए वो जानवरों की खाल का या फिर पेड़ के पत्तों का यूज़ करता था। तो इसके आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम 1851 ईस्वी में डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक में करा था। चलिए अब नेक्स्ट पेज देख। इसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल के भाग। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है इसमें पुरापाषाण काल यानी कि पूर्व पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड जो है वो है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। सेकंड आता है हमारा मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व इस टाइम को इसलिए कहा जाता है कि ये आप इसको BC भी बोल सकते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है वो हम ईसा पूर्व में देखते हैं। वो टाइम पीरियड जो होता है वो हमारा उल्टा चलता था। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय हमारा सीधा चलता था। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व या फिर इसको 3,000 ईसा पूर्व भी इसका टाइम पीरियड माना जाता है। कहीं पर आपको 5,000 देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको 3,000 देखने को मिलेगा। तो अब आप जो पढ़ेंगे वो प्रागैतिहासिक काल के जो 3 भाग ये हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रागैतिहासिक काल को की जो विषय वस्तु रही है, चित्रों की जो शैलियाँ रही हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले देखते हैं हम पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड जैसे आपने देखा कि है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व। इसमें फर्स्ट चीज़ है कि इस समय का मानव आग का आविष्कार कर चुका था। उस टाइम के जो लोग थे वो अब आग का आविष्कार भी उन्होंने एक अचानक तौर पर ही किया था। जैसे कि उन्होंने पत्थर को वो रगड़ रहे थे तो उससे जो चिंगारी उत्पन्न हुई उससे उन्हें पता चला कि ये इस टाइप से आग का आविष्कार हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था और पत्थर के टुकड़ों से वस्तुओं का निर्माण करता था। आगे देखते हैं। इस समय का मानव गुफाओं में रहता था। वह चित्रकारी व नक्काशी करना जान चुका था। ठीक है। अब इनके जो प्रमुख स्थल है जहाँ पर पुरापाषाण काल के जो मानव रहते थे या जो जो उनके क्षेत्र थे हम वो देख लेते हैं। इसमें आता है सबसे पहले कि प्रमुख स्थल कौन से हैं। कश्मीर है, राजस्थान का थार है, मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
केरल और झारखंड, ये इनके प्रमुख स्थल माने जाते हैं पूरा पाषाण काल के मानव। इस जगह तक पूरा पाषाण काल के जो मानव है वो फैले हुए थे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पेज। पूरा पाषाण काल के मानव के जो प्रमुख औजार थे वो थे पत्थर की बनी कुल्हाड़ी। वो पत्थर की उन्होंने, कहते हैं ना एक टाइप से कि उसको छेद कर या फिर उसको घिस कर एक पत्थर से उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई थी। गंडासा यानी कि चॉपर, जो वो भी पत्थर का बना होता था। हड्डी से औजार बनाते थे, जानवरों की हड्डी से वो औजार बनाते थे उनको घिस कर। और छेदनी व खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। इस टाइप के वो हथियारों का यूज़ करते थे, क्योंकि इस टाइम पर उन्हें इतना ज्ञान नहीं था चीज़ों का, तो उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई हैं या जिन चीज़ों का निर्माण किया है वो सिर्फ प्रकृति निर्मित ही होती थी। अब देख लेते हैं हम मध्य पाषाण काल। फिर आता है हमारा मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या क्या चीज़ें, किस टाइप से चीज़ों का विकास हुआ वो हम देख लेते हैं। इस काल के मानव मछली पकड़कर, शिकार करके, खाद्य सामग्री एकत्रित कर जीवन व्यापन करते थे। उनका जो मेन मोटिव होता था वो भोजन में क्या क्या, वो सिर्फ भोजन में शिकार करते थे, जानवरों को मार कर या मछली पकड़ कर वो खाते थे। इस टाइप से ही वो जीवन व्यापन करते थे मध्य पाषाण काल तक। मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल से प्राप्त हुए हैं। यह साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस टाइम तक वह मानव जो है वो पशुपालन करने लगा था। जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत पहचान मिलती है कि हाँ इस यहाँ के लोग पशुपालन करते थे, तो वो राजस्थान के बागोर और मध्य। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस काल के मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा या युद्ध की भी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल में है बिहार के मुंगेर, बागोर यानी राजस्थान, लंगनाज यानी कि गुजरात, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश और भीमबेटका भोपाल जैसे स्थानों पर इस टाइम के यानी कि मध्य पाषाण काल के लोग रहते थे। अब देख लेते हैं इनके प्रमुख औजार। चलिए, इसके बाद आते हैं प्रमुख औजार। सर्वप्रथम तीर कमान का जो आविष्कार है वो इसी काल से हुआ है। तीर कमान का उन्होंने आविष्कार इस काल में कर लिया था। इसके बाद आता है इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के ही बने होते थे, लेकिन यह पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे होते थे, इसलिए इनको लघु पाषाणी की माइक्रोलिथिक कहा जाता था। जो पूरा पाषाण काल में वो हथियार बनाते थे थोड़े भद्दे होते थे, बड़े होते थे, तो इस टाइम तक उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा इस चीज़ में सुधार करा, जिससे कि वो थोड़े छोटे बनने लगे, जिनको माइक्रोलिथिक कहा जाता था। हथियारों में लकड़ी और हड्डियों के हत्थे लगे होते थे, जो दिखने में नुकीले ब्लेड के समान होते थे। इस टाइम के लोग उनको घिस कर, लकड़ी या हड्डियों को घिस कर उन्हें नुकीले बना लेते थे, जिससे उनको शिकार करने में मदद मिलती थी। देख लेते, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल। इस टाइम पर मानव बहुत अच्छे से विकसित हो चुका था। इसमें देख लेते हैं हम, जैसे कि इस समय का मानव पूरे भारत में फैल चुका था, लेकिन बेलारी उनका प्रधान केंद्र माना जाता था। और इसमें एक चीज़ और है कि जो इस टाइम का जो सबसे प्राचीन स्थल था वो मेहरगढ़ माना जाता है। इस समय का पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। दरियाई घोड़े व अन्य पशुओं की हड्डियां भी इस काल से प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग वे यंत्रों में पॉलिश किए जाने लगे थे। नव पाषाण काल में तो जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे, उन पर पॉलिश वगैरह भी वो करने लगे थे। मानव ने चित्रकला का प्रारंभ भी इसी काल से किया था। हिरण की सींगों से उपकरण भी बनाए जाते थे, क्योंकि वो नुकीले होते थे, इसलिए उनसे वो कुछ ना कुछ उपकरण वगैरह बनाते रहते थे। इस टाइम के लोग जो है वो चित्रकला को अपनी एक दिनचर्या के तौर पर यूज़ करते थे। जो भी वो अपनी दिनचर्या में शिकार करता है या भोजन संग्रह कर रहा है, जो भी वो काम करता था, वो चित्रों में उस चीज़ को दर्शाते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहा करते थे। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था। जो पालतू जानवर है, सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू जानवर इस काल में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद आता है ग्राम समुदाय और कृषि का प्रारंभ भी इसी काल से हुआ है। इनकी जो प्रमुख फसल रही है वो गेहूँ, खजूर, कपास इनकी प्रमुख फसल रही है। चावल भी रही है, आप नोट कर लीजिएगा कि चावल भी इनकी प्रमुख फसल रही है। ठीक है, इसके बाद देते हैं इनके जो प्रमुख स्थल हैं वो है बेलारी, बेलारी इनका प्रमुख स्थल है। इसके बाद है मिर्ज़ापुर, रायगढ़, हरनिहरन, बिल्ला सरगम जो मद्रास तमिलनाडु में है, होशंगाबाद, सिंघनपुर, बुंदेलखंड और पंचमढ़ी, ये इनके प्रमुख स्थल रहे हैं। नवपाषाण काल के मानव के ये प्रमुख स्थल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हम प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने की जो विधि है वो क्या थी। आदि मानव को जब अपनी अमूर्त भावनाओं को व्यक्त करने की ज़रूरत महसूस हुई तब उसने प्रकृति द्वारा प्रदान की गई खनिज सामग्रियों का प्रयोग करके चित्रों का निर्माण प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया में गेरू, कोयला, मिट्टी, चूना आदि का प्रयोग उन्होंने किया है। इसमें आप थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप कोमा वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे जो मानव है वो प्रकृति से निर्मित जो पदार्थ होते जैसे खनिज सामग्री जो होती थी उससे ही उन्होंने चित्रों का निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने रंगों का जो यूज़ किया है वो गेरू, कोयला, मिट्टी और चूना आदि का प्रयोग उन्होंने किया था। फिर आता है पत्थरों पर चित्रांकन व रेखांकन का कार्य किया गया। रंगों को घोलने के लिए वह जानवरों की हड्डियों का यूज़ करता था, क्योंकि वो नुकीली होती थी तो इसलिए उससे रंगों को घोलना आसान होता था, तो इसलिए उन्होंने जानवरों की हड्डियों का यूज़ करा है रंगों को घोलने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है पशुओं की चर्बियों का घोलक के रूप में प्रयोग किया है। जो चर्बी होती थी उनको घोल कर भी उन्होंने उसका प्रयोग किया है। रेशेदार लकड़ी और बाँस का प्रयोग तुलिका बनाने के लिए उन्होंने किया है। कहीं कहीं पर रेखांकन के साथ साथ छेपांकन भी पाया जाता है। छेपांकन ये होता है कि जो भी चीज़ आप कोई छाप कर बनाते हैं, जैसे नवपाषाण काल हुआ या पूर्व पाषाण या मध्य पाषाण काल के लोग जो होते थे वो अपने हाथ को दीवार पर रखकर उसके साइड में कोयले से उस पर रंग करते थे, जिससे वो हाथ की एक शेप आ जाती थी, जिसे छेपांकन कहा जाता है। सभी प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं की छतों व दीवारों पर बने हैं। खनिज रंगों का प्रयोग, जिसमें लाल, पीला व काला रंग प्रमुख माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रागैतिहासिक चित्रकला की विषय वस्तु। तो उस टाइम के लोगों की जो विषय वस्तु थी वो क्या रही है वो हम देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक मानव शिकार पर ही आश्रित था। किसी पशु को मारकर खाना ही उसकी दिनचर्या थी, अतः उसके चित्रण का मुख्य विषय भी शिकार ही रहा है। उसने जो अपनी दिनचर्या में जो चीज़ें करी हैं, जैसे शिकार किया है, भोजन का संग्रह किया है या वो गुफाओं में रहा है, तो उसी टाइप की उसने चित्रों का निर्माण किया है। इसमें चित्रों में सर्वाधिक अंकन पशुओं का हुआ है। D.H. गार्डन के अनुसार सर्वाधिक चित्रण जो हुए वो बारहसिंगा, हिरन, सांभर के हुए हैं। उसके बाद हुए हैं बैल के, फिर उसके बाद मिलते हैं हाथी, चीता, बंदर और भालू के, फिर मिले हैं गैंडे के और घोड़े के। इन जानवरों के अंकन उस टाइम के लोग करते थे। जो उन्होंने शिकार किया है वही वो चित्रों में दिखाते थे। उस टाइप के ही उनके चित्रों की विषय वस्तु रहती थी। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है पशुओं का, इसमें पक्षियों का अंकन जो हुआ है वो बहुत कम हुआ है, लेकिन सर्वाधिक अंकन जो हुआ है वो मोर का मिलता है। उसके बाद जो नंबर 2 पर आता है वो है बत्तख। सबसे कम अंकन वैसे पक्षियों का हुआ है, लेकिन मोर का अंकन हुआ है और बत्तख का अंकन मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं जो प्रागैतिहासिक काल के टाइम पीरियड पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो किस किस ने क्या लिखी हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप नोट ज़रूर करिएगा। फर्स्ट आता है भारत की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि और संस्कृति, जो D.H. गार्डन द्वारा लिखी गई है। फिर आता है प्रगतिशील भारतीय चित्रकला, जो डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई है। थर्ड आता है भारतीय चित्रकला, जो पर्सी ब्राउन द्वारा लिखी गई है। तो आपने जो ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये आज आपने पढ़ी है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसके बाद जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो धीरे धीरे इनके जो क्षेत्र हैं जिनमें यहाँ के मानव फैले हुए थे, कहाँ से चित्रों की प्राप्ति हुई है, कैसे चित्र मिले हैं, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी ही है। जो भी आपको चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही आगे हम बाकी क्लासों में पढ़ते रहेंगे।
आज की क्लास मैं इतनी रखने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिएगा, जल्दी ही आपको अगली क्लास मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार।